अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आपको एक बार फिर खुशामदीद। ये मेरी दूसरी वीडियो है जो कि मैं एब्सोल्यूट यूनिटी बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो ये यहाँ पर आप को ये वीडियो नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। ये इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर आपको बताया है कि आप कैसे यूनिटी को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी बताया है और यूनिटी के लाइसेंसिंग और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आज हम जो है दूसरी वीडियो हम देखेंगे और इस वीडियो के अंदर हम यूनिटी इंटरफेस के बारे में सीखेंगे कि यूनिटी इंटरफेस क्या होता है और इसमें हम कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास यूनिटी हब इंस्टॉल हो चुका था, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूनिटी हब जो है वो आपके डिफरेंट यूनिटी वर्जन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहाँ पे यूनिटी हब ओपन हो चुका है, तो अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं 3D कोड यूज़ कर रहा हूँ और 3D का मतलब ये है कि 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल होगा और 2D में ज़ाहिर सी बात है 2 डायमेंशन होंगी जो कि जिसमें डेप्थ नहीं होती हमारे पास। तो ये 3D पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इस वक्त यूनिटी 2021.3.7 LTS रिलीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी यूनिटी के वर्जन के साथ इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक सी बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट तमाम यूनिटी वर्जन के अंदर ये बेसिक सेम है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दूँगा यूनिटी सेकेंड डॉट, और यहाँ पर आप इसको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन देख सकते हैं। तो मैं ड्राइव में यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ। आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है और ये थोड़ी देर के अंदर आपके सामने यूनिटी का अब प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। तो ये यूनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम 2023 के में दाखिल हो चुके और आज 1 जनवरी है और संडे का दिन है। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए खैर आफियत वाला लेकर आए। तो तकरीबन 2 मिनट के अंदर इसने हमारा यूनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। चलिए इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है जो कि यूनिटी एडिटर कहलाती है। और इसके अंदर हम इसको सीखेंगे और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये डिफरेंट विंडोज़ से मिलके बना हुआ है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमारा नाम आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास सीन का नाम आ रहा है और ये प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है और इसके अलावा ये वर्जन बता रहा है। तो प्रोजेक्ट के नाम तो जो हमने शुरू में क्रिएट किया था वो बता रहा है। उसके अलावा सीन क्या है इसको हम भी देखते हैं कि ये सीन क्या चीज़ है। ये प्लेटफॉर्म है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर रहे हैं या कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो ये भी हम विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए विंडोज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास यूनिटी का वर्जन है और ये पर्सनल हमारा लाइसेंस एडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम डिफरेंट विंडोज़ जो हैं इनको मैं अगर क्लिक करूँ और यहाँ से निकाल के इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ, तो ये तमाम विंडोज़ जो हैं जो इस वक्त शुरू में आपको नज़र आ रही हैं ये सब के सब ईज़िली डॉकेबल है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और मूव करा सकते हैं। और इस इस बार पर आ जाए तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये डिफरेंट लेआउट्स आप इसके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और चाहें तो अपना एक लेआउट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने नाम का एक लेआउट बनाया हुआ है और मैं इसको इस लेआउट में इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। तो आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी लेआउट बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं गेम व्यू को इसमें ऐड करा दूँ और सीन को यहाँ पे ऐड करा दूँ और इस लेआउट को मैं अलग से सेव कराना चाहूँ तो यहाँ पे चाहूँगा मैं और सेव लेआउट पे क्लिक करके टेस्ट के नाम से एक लेआउट सेव करा दूँगा। तो अब मैं चाहूँ तो अगर डिफ़ॉल्ट पे जाना चाहूँ और वापस अपने टेस्ट लेआउट पे जाना चाहूँ तो मैं इस पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने नाम का एक लेआउट क्रिएट किया हुआ जिसमें मैंने सीन और गेम व्यू को साइड बाय साइड रखता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इस जो डिफरेंट विंडोज़ हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि हम
किस विंडो को क्या कहते हैं और उसका क्या काम है। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं हायरार्की के ऊपर। ये हमारी एक विंडो है हायरार्की की। इस विंडो के अंदर हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी 3D स्पेस है, उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो ये हमारा सीन है और इसके अंदर आपको ये देख रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये सीन किस चीज़ का नाम है, मतलब आप सीन किसको कहते हैं, क्या होता है सीन। सीन हमारे पास क्या है, एक 3D वर्ल्ड स्पेस है। जो जैसा कि हमने शुरू में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए देखा था कि हमने 3D को सिलेक्ट किया था, कि हम जब बता रहे थे कि हमें 3D वर्ल्ड चाहिए। तो 3D वर्ल्ड क्या होता है असल में 3D वर्ल्ड होता है 3 डायमेंशंस में मुश्तमिल। अगर मैं आपको यहाँ सीन व्यू में ले आऊँ और ये मैं कीबोर्ड की प्रेस कर रहा हूँ, W से आगे जाने के लिए, F से पीछे जाने के लिए, D से राइट और A से लेफ़्ट। इसी तरह मैं Q से नीचे जा सकता हूँ और E प्रेस करने पर ऊपर जा सकता हूँ। जबकि माउस की मदद से मैं इस सीन में रोटेट कर सकता हूँ। इसके लिए आप राइट माउस बटन पे क्लिक करेंगे और माउस को लेफ़्ट राइट ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट होगा। राइट क्लिक प्रेस और ड्रैग करने से आप इसके कैमरे को रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट और अप एंड डाउन। ये इम्पोर्टेंट नेविगेशन है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है ताकि आप 3D स्पेस में कंफर्टेबली वॉक कर सकें या फ्लाई कर सकें। तो ये हमारा क्या है, 3D वर्ल्ड स्पेस है। ये वर्ल्ड स्पेस जो है जिसमें हम काम करते हैं और अपने सीन को बनाते हैं, तरतीब देते हैं, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। तो ये हमारा 3D वर्ल्ड स्पेस होता है। तो ये 3D वर्ल्ड स्पेस है, ये कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। तो वो 3D गेम ऑब्जेक्ट्स ये रहे हमारे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो बताने का मकसद ये कि ये जो आपका जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंबाइन रखने के लिए, उनको एक लेवल में डालने के लिए आप सीन को यूज़ करते हैं। तो सीन असल में होता क्या है, सीन असल में अगर मैं यहाँ पे इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँ तो सिलेक्ट सीन एसिड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट विंडो में जा रहा है। तो ये हमारा एक तरह का एसेट है और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा और मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके एक नया सीन क्रिएट कर सकता हूँ। आप तो ये हमारे पास एक नया सीन क्रिएट हो गया। तो सीन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर प्लेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा है और एक डायरेक्शन लाइट है। कैमरा क्या कर रहा है कि वो आपके जो 3D सीन है उसका आउटपुट आपको गेम विंडो में शो करता है। तो ये आपका एक गेम ऑब्जेक्ट है और उसके अलावा ये दूसरा गेम ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट है। इसको और ये मैं यहाँ से जाऊँ तो ऑफ़ कर सकता हूँ तो लाइट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सीन व्यू के अंदर जो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं उनके स्ट्रक्चर को ये दिखाता है और शो करता है। तो ये हमारी हायरार्की विंडो है। आपके सीन में जो भी गेम ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ पर अपीयर होगा वो लाजमी इस हायरार्की के साथ लिंक्ड होगा। तो अगर मैं कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और 3D ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो मैं एक क्यूब बना लूँगा। तो अब ये देख सकते हैं कि ये क्यूब आ रहा है। तो ये हमारे सीन का पार्ट हो चुका है। इसी तरह मैं और भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि प्लेन क्रिएट कर दिया। इसी तरह राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट्स में जाके मैं स्फीयर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारा हायरार्की व्यू है जो कि जिसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस होते हैं और वो सीन में अपीयर हो जाते हैं। तो हायरार्की व्यू क्या है, एक हमारा सीन का ऑब्जेक्ट व्यूअर है जो आपको बताता है कि आपके सीन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और वो कहाँ पे किस स्ट्रक्चर के हिसाब से है। क्योंकि स्ट्रक्चर जब मैं बात करूँगा तो उसमें पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप भी आ जाती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इस क्यूब को इस प्लेन का चाइल्ड बना सकता हूँ, इसी तरह मैं स्फीयर को क्यूब का चाइल्ड बना सकता हूँ। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी आपको बताता है कि ये हायरार्की व्यू क्या है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपको शो भी कराता है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से क्या लिंक है। तो ये था हायरार्की का इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो हायरार्की और सीन आपस में लिंक्ड है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपको सीन में नज़र आएगा। जैसे कि अगर मैं 3D में क्यूब क्रिएट करूँ तो ये आपको नज़र आएगा। अभी मैं फ़िलहाल सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके कि क्या हो रहा है। तो ये हायरार्की में जाऊँगा मैं
और यहाँ पे जाके एक क्यूब क्रिएट कर दूँगा। और मैं अगर इसको डबल क्लिक करूँ तो ये सीन व्यू में मेरे पास फोकस हो जाएगा। डबल क्लिक करने के ऊपर लेफ़्ट क्लिक आप डबल करेंगे तो ये सीन में फोकस हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास जो सीन व्यू है आप देख सकते हैं ये बहुत ही इनफाइनाइट होता है। ये हमारे पास इनफाइनाइट 3D स्पेस है। ये एक इम्पॉर्टेंट विंडो है। हमारे पास क्या है ये 3D इनफाइनाइट स्पेस। इसमें मूवमेंट के लिए आप WASD यूज़ करते हैं। W फॉर फॉरवर्ड, S फॉर बैक, D फॉर राइट एंड A फॉर लेफ्ट। इसी तरह E प्रेस करने के ऊपर जाते हैं और Q प्रेस करने पे नीचे जाते हैं। इस जो सीन स्पेस है ये हमारा 3D है। इसको हम अपने रियल वर्ल्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमारा रियल वर्ल्ड है, इस दुनिया में जैसे हम रह रहे हैं, हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं और लेफ़्ट राइट भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से रेप्लिकेट करता है। इस सीन को मास्टर करना, मतलब इसमें नेविगेशन को मास्टर करना, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, यही हमारा इस वीडियो का टॉपिक है और यही सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इसके मास्टर हो जाएंगे, क्या इसमें मूवमेंट कैसे होती है, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कैसी होती है, तो आप यूनिटी के एक बहुत बड़ी बेसिक्स को कवर कर लेंगे। तो इसी ट्यूटोरियल के अंदर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हायरार्की व्यू में तमाम ऑब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास और वो सीन व्यू के अंदर शेयर होते हैं आपके पास, मतलब वो आपको नज़र आते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पसंदीदा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे और जब अभी क्रिएट हो जाएंगे तो ये आपके पास सीन में अपीयर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सीन में नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि आप फोकस आपका आउट हुआ है क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ी है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करा सकते हैं। और चाहे तो को डबल क्लिक करने के अलावा इस पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शिफ्ट F प्रेस कर दें। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, शिफ्ट F प्रेस करूँ तो ये दोबारा इसको फोकस कर देगा। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया वो आपके पास सीन व्यू में शो हो रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट, ये जो सीन व्यू है, इसमें आप अपने सीन को तरतीब देते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई फ़र्ज़ करें एक सीन बना रहा हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ कि एक प्लेनर हो, एक फ्लोर हो और उसके ऊपर 2-3 क्यूब्स रखे हुए। तो उसके करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके 3D में जाके एक प्लेन को क्रिएट कर दूँगा। तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा ये मेरे सामने आ जाएगा। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक क्यूब भी रखा हुआ है, तो दोबारा मैं राइट क्लिक करके मेन्यू में जाऊँगा और 3D के अंदर एक क्यूब क्रिएट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूब आ गया। अच्छा, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके साथ ये एक गिज़्मो आ रहा है, ये इसको पोजीशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्ज़ी की पोजीशन के ऊपर प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर वापस ये टूल बार आ रही है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट इस वक्त हैं आपके लिए, एक प्लेसमेंट वाला, एक रोटेशन वाला, और इसके अलावा एक तीसरा है स्केल वाला, कि मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। तो ये 3 टूल फ़िलहाल आपके लिए बहुत अहम है, जिनको सीखना और मास्टर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मूव टूल है, इसके ज़रिए से मैं पकड़ के इसको मूव करा सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन के ऊपर। ये जो 3 आपके पास गिज़मोज़ आ रहे हैं, इनको गिज़मोज़ कहते हैं। जो ये आइकन्स हैं, ये वाइट, जो ग्रीन है ये आपको वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। जबकि जो ये ब्लू वाला है, इसके ज़रिए से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं और एक्स के ज़रिए से हम लेफ़्ट और राइट जा सकते हैं। तो ये हमारा मूव टूल है। और इसके अलावा इसके नीचे आ जाए तो आपके पास ये रोटेशन का टूल है। इसकी वजह से हम चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। तो याद रहे, जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वही इसके ऊपर ही है, तमाम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है। और अगर मैं चाहूँ तो इन मूव टूल और रोटेशन टूल और स्केल टूल को कीबोर्ड की मदद से भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मूव टूल पे जाने के लिए W प्रेस करेंगे और रोटेशन के लिए E और R के लिए और स्केल के लिए R प्रेस करेंगे। स्केल करने के बाद मैं इसको डिफरेंट एक्सिस में भी स्केल कर सकता हूँ और अगर मैं सेंटर पॉइंट से पकड़ के इसको पकड़ूँगा, मूव करूँगा, तो ये ऑल एक्सिस के अंदर स्केल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एक्सिस है और इसके अलावा ये आपको ये वर्ल्ड एक्सिस भी आपको शो कर रहा है कि आप किसी भी लम्हे देख सकते हैं कि आपका वर्ल्ड का एक्सिस क्या है। तो वर्ल्ड के अलावा आपके पास
लोकल और ग्लोबल भी एक्सेस होते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बेसिक आइडिया यही है कि सीन हायरार्की में आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक सीन क्रिएट होगा, और सीन क्या है आपका एक एसेट है जिसके अंदर आप अपने लेवल को मेंटेन करते हैं। आप डिफरेंट 3D लेवल्स बना सकते हैं जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक गेम हो सकता है कि जो मल्टी लेवल पे यानी डिफरेंट सीन पे मुश्तमिल हो, और ऐसा भी होता है कि एक ही सीन पर तमाम चीज़ें बनी हुई होती हैं। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि हमारा एनवायरनमेंट अलग होता है और यूआई अलग सीन में होती है, और इन सबको कंबाइन करके हम इसको यूज़ करते हैं। तो सीन व्यू को हम सेव कर लेते हैं। तो इसमें हमारे डिफरेंट अभी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन कैमरा, डायरेक्शनल लाइट, प्लेन और क्यूब। और ये जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं ये सीन व्यू में आपको शो होते हैं। अच्छा, सीन व्यू के बाद अब आप आ जाएंगे गेम व्यू के अंदर। ये हमारी एक और अहम विंडो है जिसको हम कहते हैं गेम व्यू। ये हमारी गेम व्यू की विंडो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम जो विंडोज़ हैं ये इजीली डॉकेबल हैं, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और अपनी पसंद का लेआउट बना सकते हैं। गेम व्यू क्या करता है कि आपको सीन व्यू का आउटपुट शो करता है। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है, और आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि सीन व्यू में अलग पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है और गेम व्यू में अलग पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि हमारे पास जो एक मेन कैमरा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, जो मेन कैमरा है वो आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, और ये इसका जो गिज़्मो है ये आपको बता रहा है कि ये किस तरीके से देख सके। जिस तरह मैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस कैमरे को पकड़ने के बाद इसके एक्सिस से इसको मूव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव गेम व्यू में चेंज हो रहा है। तो ये जो कैमरा है ये क्या है? ये हमारे इस सीन व्यू, हमारे इस 3D वर्ल्ड की आँख है। जिस तरीके से हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इस दुनिया को देखते हैं अपनी आँखों से, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा जो सीन है, जो एक 3D वर्ल्ड है, उसमें जो कैमरा है वो हमारी आँख है। तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे और उसको सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के पर्सपेक्टिव पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल इसको आप दूसरे टूल्स की तरह, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह रोटेट भी कर सकते हैं। अलबत्ता इसके ऊपर स्केल के टूल का ऑप्शन काम नहीं करता, तो वो यूज़लेस है इसको इस्तेमाल करना। तो इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। अब एक और जो यहाँ पे मैं आपको टिप बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप सीन व्यू का एग्जैक्ट सेम सेटिंग अपने इस कैमरे पे अप्लाई कर दें, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो व्यू आ रहा है मेरे पास वो मैं बिल्कुल इसी तरह का व्यू में गेम व्यू में यानी आउटपुट में मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए आप कैमरे को पकड़ेंगे और कंट्रोल शिफ्ट F कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट F करने से ये आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल इस सीन पर्सपेक्टिव में गेम व्यू के अंदर अलाइन हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस नहीं करना चाहते तो आप गेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अलाइन विद व्यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट करें, मैं चाह रहा हूँ कि ये कैमरा इस हिसाब से अलाइन हो जाए, तो मैं इस मेन कैमरे को पकड़ूँगा। कंट्रोल शिफ्ट F करने के अलावा मैं गेम ऑब्जेक्ट की मेन्यू में जाके अलाइन विद व्यू का ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो गया है। अच्छा, तो हायरार्की के अंदर आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और वो सीन में आपको शो होंगे। सीन में आप उसको पकड़ के मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, उसमें मूवमेंट का टूल है जिसके ज़रिए से आप उसको मूव करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आपके पास 3 डायमेंशंस हैं, XYZ, Y फॉर अप एंड डाउन, X फॉर लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, एंड फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यू हैव दिस Z एक्सिस। इसके अलावा आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप स्केल भी कर सकते हैं, ये आपका स्केल का टूल है। तो इस वक्त हमने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और मेन कैमरा जो है वो हमारा इसका आउटपुट भी दिखा रहा है कि ये कैसे नज़र आएगा आपके पास। तो मेन कैमरा का जो आउटपुट है वो आपको गेम व्यू में शो होता है। ये गेम व्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटपुट शो कराता है, यानी कि आपका जो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है वो आपको शो करा रहा होता है कि आपका आउटपुट क्या होगा। यही फिर आपके एंड यूज़र को शो होता है। इस गेम व्यू के अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते,
ज़ाहिर है कोड्स की मदद से आप इस क्यूब को मूव करा सकते हैं या कीबोर्ड माउस इनपुट के ऊपर इसको मूव करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा ताकि वो गेम व्यू के अंदर अप्लाई हो जाए। बल्कि सीन व्यू जो कि एक एडिटर व्यू होता है, आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम कर सकते हैं और चीज़ें आप अरेंज कर सकते हैं, उनको स्केल कर सकते हैं। तो सीन व्यू में जो भी चीज़ अपडेट हो रही होगी उसका अपडेटेड आउटपुट आपके पास गेम व्यू के अंदर शो हो रहा होगा। तो हमने अभी तक देखा है कि हमारे पास हायरार्की विंडो है, इसके अलावा हमारे पास सीन व्यू है जिसमें हम सीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होते हैं और उसके डिफरेंट पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर भी शो हो रहा होता है, जबकि गेम व्यू के अंदर आपके पास इसका आउटपुट आ रहा होता है। अब तीसरी जो अहम विंडो है वो हमारे पास है इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर की हमारी विंडो है। आपके पास जो सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ये इंस्पेक्टर शो करा रहा होता है। तो जैसे ही मैंने इस मेन कैमरे को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं कि इसकी सिलेक्टेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे को शो हो रही हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन लाइट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी शो हो रही हैं और इस तरह प्लेनर की और क्यूब की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैं मेन कैमरे को सिलेक्ट करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास इसका नाम आ रहा है, इसकी एक्टिव स्टेट आ रही है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये एक्टिव है या डिएक्टिव है। इसको मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। तो जैसे ही देखें मैंने आप मेन कैमरे के विजन को मतलब विजिबिलिटी को ऑफ़ किया है तो हमारे गेम व्यू का कोई भी रेंडर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे इस 3D सीन को दिखाने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी आँख है, जो इस वर्ल्ड को हमारी दिखा रहा है, वो ऑफ पड़ा हुआ है। तो इसलिए गेम व्यू में कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो गेम व्यू उसी चीज़ जो आउटपुट पेश करता है वो मेन कैमरे की मदद से पेश करता है। तो मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ तो इसकी मदद से इसकी स्टेट्स ऑन एंड ऑफ होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टैग्स एंड लेयर्स हैं जिसको हम आगे तफसील से देखेंगे। टैग्स एंड लेयर आपकी गेम ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए अप्लाई होता है। मतलब आप इसकी मदद से आप डिफरेंट तरह की गेम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। इसको हम आने वाली वीडियो में तफसील से देखेंगे। जबकि स्टैटिक की मदद से मैं इसको स्टैटिक कर सकता हूँ और स्टैटिक के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अभी करंटली हमारा जो टारगेट है वो इस बेसिक इंटरफेस को कवर करना है और आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको कंफर्टेबल बनाना है ताकि आप इसमें ईज़िली चीज़ें क्रिएट कर सकें, उसको मैनिपुलेट कर सकें और आपको डिफरेंट विंडोज़ के बारे में इसकी नॉलेज हो। तो सीन व्यू हायरार्की व्यू में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो हम मेन कैमरे की बात कर रहे थे, उसमें आपके पास एक्टिव डिएक्टिव स्टेट होती है। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट कहीं प्लेनर है इसकी ये विजिबिलिटी स्टेट को ऑफ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सीन व्यू से भी गायब हो जाएगा और गेम व्यू में भी नज़र नहीं आएगा। तो हम इसको दोबारा ऑन कर देते हैं। अच्छा, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी अपनी स्पेशलाइज कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं मेन कैमरे को सिलेक्ट करूँ तो आप ये देख सकते हैं ये जो डिवीज़न आ रही है ये एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपके पास ये एक कंपोनेंट है, ये देख सकते हैं आप, ये एक कैमरे का कंपोनेंट है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ट्रांसफॉर्म को तो ये आपके पास एक कंपोनेंट है, आपके पास ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये पूरा ट्रांसफॉर्म का एक कंपोनेंट है। और आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक कैमरे का कंपोनेंट है। तो ये हमारा जो मेन कैमरा है इसके ऊपर फ़िलहाल कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं? 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ और कोलैप्स कर सकता हूँ। उसके अलावा इसके ऊपर ये डिफरेंट इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन आ रही है जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। जबकि तीसरा कंपोनेंट हमारे पास ऑडियो लिसनर है, मतलब 3 कंपोनेंट है। और ऑडियो लिसनर में क्योंकि इस कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है और सिर्फ इसके इनेबल और डिसेबल की स्टेट है तो ये इसलिए बाकी चीज़ें शो नहीं कर रहा, जबकि इनके ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्शनल लाइट पे आ जाएंगे तो उसके ऊपर भी देखें आपके पास कंपोनेंट आ रहे हैं। इसके ऊपर 2 कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्म और लाइट है। और ये प्लेन पे आ जाए, इसके ऊपर भी देखें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको दोबारा बता सकूँ तो ये देखिए ट्रांसफॉर्म का, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और एक्सपेंड करूँ, इसको आप क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लेन का कंपोनेंट है, ये मैश रेंडर के नाम से कंपोनेंट है और ये मैश कोलाइडर के नाम से आपके पास एक कंपोनेंट है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 कंपोनेंट आ रहे हैं। इसी तरह क्यूब पे आ गए तो क्यूब पे भी हमारे पास 1 2 3 4 कंपोनेंट आ रहे हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं
इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी सेटिंग्स हैं, वो आपको इंस्पेक्टर विंडो के अंदर शो होती है। इस इंस्पेक्टर विंडो के ऊपर आप इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं और उसको टर्न ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं। तो एक चीज़ जो है, कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट असल में एक तरह का आप ये कह लें कि एक स्क्रिप्ट है जो कि उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करती है। तो जैसे कि मेन कैमरा है, उसके ऊपर 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है सॉरी, और ये 2 कंपोनेंट है, तो ये हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट है। एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी वो ये कि इन तमाम कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट कॉमन है, और वो कंपोनेंट कौन सा कॉमन है? अगर मैं इन सबको एक साथ प्रेस करूँ, कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं इन सबको क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं ये चारों सेलेक्ट हो गए, और उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं इसमें जो कॉमन कंपोनेंट है वो मेरे को शो हो चुका है। और वो कॉमन कंपोनेंट कौन सा है? वो है ये ट्रांसफॉर्म। तो ये एक कॉमन कंपोनेंट है जो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शो हो रहा है। बाकी सब अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करके आपको देखो तो बाकी देखें डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन सबको शिफ्ट प्रेस करके तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट जो है वो सब पे शो हो रहा है। और ये देखें डैश डैश लिखा हुआ आ गया है। इस डैश का मतलब ये है, अगर मैं दोबारा से इसको क्लिक करूँ तो ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, मतलब एक्स में क्या है, वाई में क्या है, रोटेशन क्या है। तो अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लूँ तो ये डैश में शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये हर कंपोनेंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू है, इसलिए वो सबको वैल्यू को शो नहीं करा रहा। जबकि ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है वो कॉमन है इन तमाम कंपोनेंट पे। कॉमन कंपोनेंट कौन सा है? ट्रांसफॉर्म का है। अब ये ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट क्या करता है? अगर मैं इस क्यूब को पकड़ लूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है ये डिफ़ाइन करता है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, क्यूब ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन क्या है। मतलब एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, वाई में ये कहाँ पर है, और जेड में ये कहाँ पर है। मतलब ये आपको बताता है कि इसकी पोजीशन क्या है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इंस्पेक्टर के थ्रू डायरेक्टली मैं इसको सेट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ 0 0 0, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन को सेट कराया ये 0 0 पोजीशन पे आ गया। अब दूसरी बात है कि फ़र्ज़ करें मैं इसको मूव करा रहा हूँ अपने इस मूवमेंट टूल से सीन के अंदर रहते हुए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सीन में आप इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो आप इस इंस्पेक्टर को देखिएगा, यहाँ पे पोजीशन इसकी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ये देखें, क्योंकि मैं और अब ये दूसरी चीज़ देख लें आप इसमें, रोटेशन इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो ये देखें 0 रोटेशन पे आ गया, चेंज हो गया है। अब अगर मैं इसको Z से पकड़ के मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी Z की पोजीशन जो है मूव हो रही है। एक दफ़ा दोबारा 0 0 पे कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ ये Z पोजीशन पे, तो आप देख सकते हैं ये Z पोजीशन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह मैं इसको यहीं से पकड़ के मूव करा सकता हूँ, या कोई स्पेसिफिक सेटिंग भी दे सकता हूँ, जैसे 5, और मैं इसको बोलता हूँ 5 की, और वाई एक्सिस में 1 पे और एक्स पे 5 दोबारा आ जाएगा। या मैं इसको दोबारा बोलूँ कि आप 0 पे आ जाए। तो ये पोजीशन क्या करती है, एक्स वाई जी आपको डिफाइन करती है इस तरीके से। और यही सेम काम जो है आप इस मूवमेंट टूल की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें आपका जो क्यूब है ये इस मूवमेंट टूल की मदद से मूव हो जाता है, और सेम जो काम है वो आप जो है वो अपने इस इंस्पेक्टर के ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन कंपोनेंट है और जो कि तमाम ऑब्जेक्ट के साथ लाजमी होता है। उसकी वजह यही है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसकी ज़ाहिर सी बात है एक पोजीशन होगी, उसकी रोटेशन होगी और उसका स्केल होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो विदाउट पोजीशन नहीं हो सकता। आपके पास अगर एक 3D वर्ल्ड है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कोई ना कोई लाजमी पोजीशन होगी। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, एक आपका एक कंपोनेंट है जो डिफरेंट आपकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल को डिफाइन करता है। अब इसी क्यूब की मिसाल को हम आगे लेके चलते हैं, या फिलहाल हम प्लेन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा मज़ीद अंदाज़ा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 0 0 और 0 -037। तो मैं इसको भी 0 पे कर देता हूँ, और इसके साथ ही इसकी रोटेशन फ़िलहाल 0 0 पर है। चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ही रोटेट कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एंगल यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 60 ऐड करा देता हूँ। और यहाँ पे स्केल आपके पास आ रहा है। स्केल जैसे कि यहाँ से इसको हम स्केल कर सकते थे आपकी स्केल टूल की मदद से, और याद रहे इसके लिए आप R प्रेस भी कर सकते हैं, उसको मैं स्केल भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसका स्केल अप करूँगा तो ये बड़ा होता जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको 2 के स्केल पे रख देता हूँ, और तीनों डायमेंशन में इसको ये डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये 2 के स्केल पर होगा।
तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म का टूल, ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट, जो कि एक कॉमन कंपोनेंट है और तमाम कंपोनेंट इसके साथ लाजमी ये तमाम कंपोनेंट का पार्ट होता है। क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसमें लाजमी यूज़ होगा, क्योंकि वो डिफाइन करता है आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, रोटेशन क्या है और सेल क्या है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें ये हमारा एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है कैमरा का, उसके ऊपर ये कैमरा की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको जाके एक्सप्लोर अपने तौर पे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन इसमें एक जो अहम चीज़ है जो हर कंपोनेंट के साथ मुंसलिक है वो ये है कि ये चेक, इस चेक की वजह से मैं इस कंपोनेंट को ऑन एंड ऑफ़ कर सकता हूँ। तो जैसा ही मैंने इस कैमरा के कंपोनेंट को ऑफ़ किया तो मेरी रेंडरिंग जो कि गेम व्यू में मुझे आउटपुट आना था वो बंद हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने इसको बंद कर दिया है। लेकिन इसको बंद करने का मतलब क्या है कि गेम ऑब्जेक्ट को, ये पूरे का पूरा गेम ऑब्जेक्ट अपने तमाम कंपोनेंट के साथ ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर यह यहाँ से ऑन हो और सिर्फ मैं इस कंपोनेंट को ऑफ़ कराऊँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस कैमरा कंपोनेंट को ऑफ़ करेगा और हकीकत में जो कैमरा कंपोनेंट है वो इसको रेंडर कर रहा है। तो यहाँ इसकी वजह से मैं इस कंपोनेंट को इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि वो ट्रांसफॉर्म के ऊपर इसका चेक नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि हम ट्रांसफॉर्म को डिसेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है लाजमी है। ट्रांसफॉर्म हर ऑब्जेक्ट के साथ लाजमी है और ये इसको आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में आएगा वो लाजमी कहीं ना कोई पोजीशन रखता होगा, रोटेशन रखता होगा या स्केल रखता होगा। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा। मेन कैमरा के ऊपर हमने देखा कि हम किसी भी कंपोनेंट को ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं। अब मैं लाइट पे आ जाता हूँ, तो लाइट पे भी वही सेम स्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्म पहले और उसके बाद उसका स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है लाइट। हमारे पास पिछला ऑब्जेक्ट जो मेन कैमरा था उसमें हमारे पास कैमरा था, इस वाली लाइट के अंदर हमारे पास लाइट का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। और लाइट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, इसके आपके पास एक कलर की प्रॉपर्टी आ रही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि हम, आपके पास एक स्क्रिप्ट है और उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ आपको बताना चाहूँ तो उसमें आपके पास एक कलर की प्रॉपर्टी आ रही है सेकंड नंबर पे, तो मैं इसको चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ और इसको डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ। इसी तरह इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको आप अपने तौर पे जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैमरे के बाद डायरेक्शन लाइट के बाद अब हम प्लेन को देख लेते हैं। तो प्लेन के ऊपर कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट की वनिस्बत ज़्यादा कंपोनेंट्स आ रहे हैं। आपके पास ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपके सामने भी बात की थी। इसमें आप डिफरेंट डायरेक्टली यहाँ पे भी पोजीशन, रोटेशन और स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी जाके भी डिलीट कर सकते हैं, और सॉरी यहाँ से भी जाके इसको मूव करा सकते हैं। अच्छा, सेकंड आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा कि ये प्लेन आ रहा है, एक प्लेन का कंपोनेंट है, एक मैश रेंडर का कंपोनेंट है और एक मैश कोलाइडर का कंपोनेंट है। तो प्लेन जो मैश फिल्टर है, जो ये एक मैश फिल्टर का एक कंपोनेंट है, ये डिफाइन करता है कि आपका मैश किस किस्म का होगा, यानी जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसका मैश किस किस्म का होगा। मैश किसे कहते हैं, मैश ये आपका जो ये एक तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है ऑब्जेक्ट का, इसको कहते हैं। तो ये बता रहा है कि किस किस्म का इसमें मैश होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ मैश के ऊपर, तो ये आपके पास ये एक सर्कल सा आइकन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट मैशेस यहाँ पर अभी आ रहे हैं। आपके पास नन भी है, तो अगर मैं नन को सिलेक्ट करूँगा तो ये मैश कंपोनेंट यहाँ से चला जाएगा। तो अब हमें सीन या गेम व्यू के अंदर वो उसका जो स्ट्रक्चर है मैश का वो नज़र नहीं आएगा। और मैं चाहूँ तो प्लेनर के अंदर क्यूब भी ऐड करा सकता हूँ, कैप्सूल, सिलेंडर, प्लेन, स्फीयर, क्वाड। तो आपके पास ये डिफरेंट जो बिल्ट इन मैशेज हैं, ये कौन से मैशेज हैं, ये हैं बिल्ट इन मैशेज, यूनिटी आपको खुद प्रोवाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं बिल्ट इन मैसेज, यानी ये वो मैसेज है जो कि बिल्ट इन होते हैं। ये जो तमाम के तमाम मैसेज हैं ये बिल्ट इन होते हैं। आपके पास क्यूब है, कैप्सूल है, साइलेंडर है, और ये इसकी डिफरेंट देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसमें कितने वर्टिसेस आ रहे हैं। खैर ये वर्टिसेस आ रही थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो ये कौन सी मैसेज है, बिल्ट इन मैसेज है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट एम्प्टी है और यूनिटी आपको बिल्ट इन मैसेज प्रोवाइड करता है। याद रहे यूनिटी जो है वो मॉडलिंग टूल नहीं है, यानी आप उसमें चीज़ें मॉडल नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आपके पास अब यूनिटी में डिफरेंट पैकेज हैं, प्रो बिल्डर और इस तरह के, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें मॉडल भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज मॉडलिंग टूल नहीं है। मॉडलिंग टूल क्या होता है कि उसके अंदर आप डिफरेंट 3D मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स सा होम बनाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई ट्री बनाना चाह रहा हूँ,
ट्री के भी कुछ पैकेजेस वहाँ पे मौजूद है यूनिटी के अंदर। लेकिन मैं अगर फर्स्ट करें कोई कॉम्प्लेक्स सी मशीन बनाना चाह रहा हूँ, कोई रेलवे इंजन बनाना चाह रहा हूँ, तो वो आप यूनिटी में मॉडल नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास डिफरेंट 3D मॉडलिंग टूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं 3D मॉडलिंग टूल्स। 3D मॉडलिंग टूल्स 3D मॉडलिंग टूल्स होते हैं वो। और वो कौन से टूल्स होते हैं, वो आपके पास मैक्स है, 3D मैक्स है, क्योंकि ये जो यूनिटी गेम इंजन है ये मॉडलिंग टूल नहीं है। इसके अलावा ब्लेंडर है, फ्री में आपको मिल जाता है। तो ब्लेंडर है, मैक्स है, और भी बहुत सारे आपके पास 3D मॉडलिंग टूल जिसमें आप ये चीज़ें मॉडल कर सकते हैं। आपके पास माया है, और मुझे इनमें से कोई भी टूल नहीं आता, क्योंकि मैं यूजुअली जो है यूनिटी पे स्क्रिप्टिंग वगैरह में काम करता हूँ, तो मुझे कोई भी इसमें से टूल नहीं आता। तो ये आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैश जो है वो डिफ़ाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस किस्म का मैश होगा, और ये मैश की प्रॉपर्टी बताती है कि इसमें कौन सा मैश इस वक्त अटैच है। तो इसी तरह मैं अगर मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट मैश यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैश इसका चेंज हो रहा है, लेकिन इसका नाम यही है। तो नाम मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी इस वक्त दे सकता हूँ, जैसे मैं इसको फ्लोर भी दे सकता हूँ। तो नाम का मैश से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं इसको दोबारा प्लेनर पे ले आता हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह मैश आ गया। इसी तरह अगर मैं क्यूब पे आऊँ तो आप उस पर देख सकते हैं उसके ऊपर भी मैश फ़िल्टर लगा हुआ है, लेकिन मैश फ़िल्टर के आगे क्यूब लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह ये कि ये मैश फ़िल्टर जो है क्यूब किस्म का है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है क्यूब टाइप का है। तो मैं यहीं पे जाके इसका भी मैश चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्फीयर के ऊपर सेम जो उसकी स्केलिंग वगैरह थी वो अप्लाई हो गई, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया। और देखें आप, इसका नाम वही आ रहा है। तो इसको भी मैं दोबारा से क्यूब ही कर देता हूँ। अच्छा, मैश के बाद, मैश फिल्टर के बाद जो होता है दूसरा जो अहम कंपोनेंट है वो मैश रेंडर है। तो जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये रेंडरिंग का काम करता है, यानी इसको ये रेंडर करता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इसके कंपोनेंट पे, तो क्या होगा, इसकी रेंडरिंग ऑफ हो जाएगी। हालांकि ऑब्जेक्ट हमारे पास सीन में मौजूद है, लेकिन क्या हो रहा है, ये रेंडर नहीं कर रहा। आप इसको अगर मैं क्लोजली जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ग्रीन लाइन का बॉक्सेस आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो एक क्यूब आ रहे हैं और उसकी ग्रीन कलर की आपके पास ये आउटलाइन आ रही है। तो मज़ीद विजिबल कराने के लिए मैं फ्लोर को ऑफ कर देता हूँ। तो आप इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसका एक ये जो कोलाइडर है वो आ रहा है। कोलाइडर क्या है उसकी हम बात करते हैं, वो ये कोलाइडर इसका ये आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारी सीन में तो मौजूद है, लेकिन क्या किया हमने, इसका मैश रेंडर को हमने ऑफ़ करा दिया। तो मैश रेंडर क्या करता है, इसको रेंडर करता है। इसको ऑफ़ कराने के बाद आप देख सकते हैं इसका सीन में मौजूद तो है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो कोलाइडर है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो ये हमारा कोलाइडर है। तो फ्लोर पे हम दोबारा जाते हैं और इसके मैश रेंडर को भी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैश फिल्टर और मैश रेंडर जो है ये आपके ऑब्जेक्ट को रेंडर कराने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आप इसको क्या करा सकते हैं, जो मैश फिल्टर है आपका, मैश फिल्टर जो है आपका और मैश रेंडर है, ये आपके ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो कंपोनेंट्स जो है आपके रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट आ जाता है आपके पास बॉक्स कोलाइडर। ये आपके कोलिजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फर्स्ट करें कोई भी ऑब्जेक्ट इस जाके कोलाइड करे, तो अगर ये बॉक्स कोलाइडर नहीं होगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सेंस नहीं कर पाएगा कि वो किसी चीज़ से कोलाइड हो रहा है। तो बॉक्स कोलाइडर क्या करता है, इसकी ऑब्जेक्ट की कोलिजन को डिफाइन करता है। आगे इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। तो ये इसकी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए कोलाइडर यूज़ होता है। और ये देखें आप, तमाम जो ये कंपोनेंट्स हैं ये सारे टर्न ऑन ऑफ इनको हम करा सकते हैं। तो अभी हमने ये एक सीन बेसिक सा क्रिएट किया और इसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इन ऑप्शन के ऊपर आप आगे इन कंपोनेंट्स को अटैच भी करा सकते हैं और रिमूव भी करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं इस क्यूब को पकड़ता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो इस क्यूब को रिमूव भी करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, तो ये क्या हो सकता है, ये रिमूव भी हो सकता है। रिमूव कर दूँगा तो आप देखेंगे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह यह कि जो कोलाइडर था उसका विजुअल अपीयरेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो सिर्फ कोलिजन और उसके ट्रिगर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अपेरेंट इस पर कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। लेकिन अगर मैं यही मैश रेंडर का कंपोनेंट रिमूव कर दूँगा तो क्या होगा,
ये गायब हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट इसके ऊपर मौजूद है। तो अगर मैं कंट्रोल सेट करूँगा तो मैं वापस इसको लेकर आ सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन भी होता है, और इसमें आप डिफरेंट जो है ऑप्शंस को आपको अंडू की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैश रेंडर आपको किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पे अगर मैं इस पर जाऊँगा और रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये अपनी तमाम जो इनिशियल प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली पोजीशन 0 होती है, रोटेशन और स्केल जो होता है 1 होता है। तो ये रीसेट करने से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा और मैं कंट्रोल सेट करके इसको दोबारा अपनी इनिशियल उसके ऊपर ले आऊँगा। अच्छा, तो हमने सीन हायरार्की व्यू देख लिया, और इसको एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हायरार्की व्यू के अंदर जो हमारा सीन होता है उसके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सीन का पार्ट होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, और उनकी डिफरेंट रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा होता है। अब वही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीन के साथ लिंक होते हैं। आप इस सीन के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको मूव करा सकते हैं, उनको रोटेट करा सकते हैं, और उनको स्केल भी कर सकते हैं। अच्छा, सीन व्यू का जो के साथ जो होता है वो गेम व्यू होता है। तो गेम व्यू आपका जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, और ये आउटपुट जो है वो कैमरे की मदद से प्रोवाइड होता है। अगर आपका कैमरा एक्टिव नहीं है तो वो आउटपुट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो गेम व्यू में आपके पास उसका आउटपुट आ रहा होता है कैमरे का, और उसके साथ ही हमारे पास इंस्पेक्टर होता है जो कि सीन व्यू में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो कराता है कि उसके ऊपर कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप इसी इंस्पेक्टर की मदद से उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो और इन तमाम कंपोनेंट्स में जो कॉमन कंपोनेंट होता है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होता है, जो ये डिफ़ाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोटेशन या स्केल कहाँ क्या है। तो ये इंस्पेक्टर जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। तो ये हमने अभी 4 विंडोज़ यहाँ पे देखी है। और दूसरी बात है कि अभी आउटपुट आ रहा है तो आप इसको इसके टॉप पर आ जाएं। एक टूल बार विंडो है हमारे पास। इस जो विंडो को जो है पूरी जो आपको ये नज़र आ रही है ये हमारी टूल बार की विंडो कहलाती है। ये जो विंडो है, सॉरी, ये जो विंडो है, ये विंडो जो है ये हमारी टूल बार की विंडो है। इसके ऊपर डिफरेंट ये ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रहे हैं। इसमें से मैंने आपको लेआउट का बता दिया था, और जो क्या कहते हैं दूसरा जो अहम ऑप्शन है वो हमारे पास ये प्ले पॉज के बटन है। तो अगर आप जब भी अपने गेम का आउटपुट करना चाहें कि गेम हमारा कैसा चल रहा है तो आप इस प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका आउटपुट बता देगा। तो एक चीज़ जो अहम है कि अगर प्ले आपने इसको कर दिया है और उस दौरान आप सीन व्यू में जाते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें मैंने इस क्यूब को पकड़ा है और इसको मैं मूव करा देता हूँ और आपका गेम प्ले है, और अगर मैं इसको दोबारा करके इसको प्ले से बाहर आ जाता हूँ तो ये आपका सीन जो है दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप प्ले कर देते हैं और इस दौरान सीन में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें मैंने इस डायरेक्शन लाइट को ऑफ कर दिया प्ले के दौरान ही, तो अब मैं अगर इसको दोबारा प्ले से हटाऊँगा तो ये डायरेक्शन लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी, क्योंकि इस रन टाइम पे किए गए चेंजेस जो है वो सेव नहीं होती। तो इसकी वजह से आप प्ले कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है आपका इसकी वजह से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे इसको फ्रेम बाय फ्रेम भी चलाने का ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो ये इसके एक अपर विंडो का इंट्रोडक्शन है। अब नीचे इस तरफ आ जाते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट विंडो है और कंसोल विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो क्या है, तो अगर मैं आपके पास जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास पैकेजेस आ रहे हैं और एसेट आ रही हैं। दो चीज़ें आपके पास फ़िलहाल इंपॉर्टेंट आ रही है। एसेट्स आपके पास जो आपका ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो आप फर्स्ट करें कोई गेम बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एसेट्स हैं आपके, जो इस गेम के लिए यूज़ होंगे, हो सकता है वो आपके पास कोई मॉडल हो, कोई टेक्सचर हो, इमेजेस हो, कोई फ़ॉन्ट हो, कोई स्क्रिप्ट हो, तो वो तमाम क्या आएगा आपके इस एसेट के फोल्डर के अंदर आएगा। तो इस एसेट की विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर लेफ़्ट क्लिक करके
इसकी क्रिएट में जाके मज़ीद सब फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सीन का, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, सीन का फ़ोल्डर आ गया। और मैं जो ये मैंने यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और सेलेक्ट सीन करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। अब क्या हुआ, ये मेरा एसेट है और ये मैंने इसको एक फ़ोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया। मैं चाहूँ तो मल्टीपल फ़ोल्डर मज़ीद भी ऐड करा सकता हूँ एसेट के अंदर। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ कि मॉडल्स अभी हमारे पास कोई नहीं, लेकिन आप फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सीन आपके पास आ गया। तो ये आप इसको एसेट को डिफरेंट फोल्डर में, सब फोल्डर में मैनेज कर सकते हैं। इस तरह मैं एसेट पर जाकर दोबारा एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्क्रिप्ट्स के नाम से। तो ये आप इसी तरह डिफरेंट फोल्डर में अपने डिफरेंट एसेट्स को सेव करा सकते हैं। तो आपको अपने इस गेम के अंदर कुछ भी कंटेंट चाहिए तो वो यहाँ पे आपके एसेट में प्लेस होगा। तो ये सीन देख सकते हैं आप, ये सीन है हमारा आपके पास। तो फ़िलहाल मैं अगर इस सीन को डिलीट कर दूँ, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये स्टार का ऑप्शन आ गया। अब मैं फाइल में जाके न्यू सीन भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो सीन था ये ऑलरेडी यूनिटी ने आपको क्रिएट करके दिया था। तो आप चाहें तो यहाँ से जाके एक न्यू सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट जाके न्यू सीन, और चाहे तो यहाँ से भी आप जाके इसके अंदर न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं नया सीन क्रिएट करके आपको बताता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, सीन करूँगा और यहाँ से जाके सीन को क्रिएट कर दूँगा। उसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट सीन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सीन है ना वो भी हमारा एक एसेट है। तो यहाँ पे आपके पास एसेट में शो रहा है। अभी मुझे पुराने सीन को सेव कराने का कह रहा है, लेकिन इसको डोंट सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक नया सीन क्रिएट हो चुका है। जब भी आप नया सीन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये 2 ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं। आप चाहें तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप इसको डिलीट करेंगे तो इसकी लाइट भी चली गई है और कैमरा रेंडर भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कुछ भी रेंडर नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो सीन है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इस सीन को भी डिलीट ही कर देता हूँ। और एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप सीन को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि दूसरा तरीका ये कि आप फाइल में जाके न्यू सीन को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फाइल से जाके न्यू सीन को क्रिएट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। ये ऑप्शन जो है आप इसमें मज़ीद ऑप्शन भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इन दोनों को ही देख लें। बेसिक में आपके पास 3D है, बिल्ट इन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सीन है वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स के साथ आए, उसमें आपके पास बेसिक ऑब्जेक्ट में क्या है, आपके पास एक डायरेक्शनल लाइट है और एक कैमरा है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट करूँगा और ये पुराने सीन को सेव का बोल रहा है तो मैंने नन कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। एक दूसरा ऑप्शन जो है न्यू सीन का, उसमें आपके पास एम्प्टी का आता है। एम्प्टी बिल्कुल एम्प्टी होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हम एम्प्टी के साथ जाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप चाहें तो हम जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स गेम ऑब्जेक्ट जो आपको पिछले सीन में नज़र आ रहे थे, जिसमें आपके पास डायरेक्शन लाइट और कैमरा था, वो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये में अनटाइटल्ड आपको नज़र आ रहा है, ये सीन क्योंकि सेव नहीं है इसलिए अनटाइटल्ड आ रहा है। तो इसको अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे मैं सीन का नाम भी दे सकता हूँ। मैं इसको फर्स्ट सीन कह देता हूँ और इसको जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस सीन के ऑब्जेक्ट में फोल्डर में सेव कराऊँ, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे सेव करा दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम वही कंपोनेंट खुद से भी दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस हायरार्की के अंदर और यहाँ पे आपके पास ये कैमरे का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, कैमरे का ये ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका कैमरा आ गया। दूसरा जो अहम ऑब्जेक्ट था वो हमारा था लाइट का। तो आप दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लाइट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक डायरेक्शनल लाइट ऐड करा देंगे। आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट लाइट्स भी आ रही हैं, तो फिलहाल हम डायरेक्शनल लाइट को ऐड करा देंगे। अच्छा, डायरेक्शनल लाइट जो है उसकी पोजीशन आप कहीं भी रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे सीन को एल्यूमिनेट कर देता है और लाइट अप कर देता है। तो ये हमारा था सीन बनाने का तरीका। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से भी सीन बना सकते हैं एसेट से, और अपना यहाँ से भी आप सीन को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट के अंदर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप प्लेस करते हैं और उनको बाद में सीन में यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे आपके पास आता है कंसोल का ऑप्शन। कंसोल में अगर आप फर्ज करें कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है और या इस प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रहा है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लॉग करा सकते हैं, जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर स्क्रिप्टिंग के अंदर ज़रूर देखेंगे कि ये बहुत अहम चीज़ है। इसकी मदद से हम चीज़ों को डिबग भी करा सकते हैं, अपनी स्क्रिप्टिंग वगैरह को भी। तो ये एक हमने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस उम्मीद है आपको पता समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ बेसिक सी मॉडल क्रिएट करके स्ट्रक्चर सा क्रिएट करके देख सकते हैं और मटेरियल और डिफरेंट शेडर वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सीन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा न्यू सीन में जाके एक बिल्ट इन अपना सीन जो है क्रिएट कर देता हूँ। डोंट सेव, ये इस सीन को सेव कराने के लिए बोल रहा है तो मैं नो सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं कंट्रोल एस करके सीन में जाके मेन सीन के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा सीन क्रिएट हो चुका है और इसमें हम एक दोबारा लेफ्ट क्लिक करते हैं, 3D क्यूब में जाते हैं और एक प्लेन को क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारा गेम व्यू में इसका ऑप्शन कोई शो नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट कर देता हूँ एंगल और अपने इस कैमरा को पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट F कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल इस हिसाब से अलाइन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा इसमें रूम क्रिएट कर दें, तो मैं एक 3D क्यूब ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है। तो ये वाई एक्सिस में इसको अप करके कोने पे ले जाता हूँ और R प्रेस करने के ऊपर इसमें स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ और W करने के ऊपर ये इसका मूवमेंट का लॉ वो आ जाएगा, गिज़्मो आ जाएगा। इस तरह मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ, इसकी स्केलिंग आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरह करता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। इसी की मैं कॉपी निकाल देता हूँ। कंट्रोल D करने से आप जिस ऑब्जेक्ट को पकड़ा होगा उसकी एक कॉपी निकल आएगी। तो इस तरह मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। W प्रेस करने पे मेरे पास मोमेंट टूल आ जाएगा और E प्रेस करने के ऊपर मेरे पास रोटेशन आ जाती है। आपको ये शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए ताकि आपका काम करने में आसानी हो। तो ये एक तरह का स्टेज या एक तरह का रूम हाफ ली मैंने क्रिएट किया। अच्छा, अब जो है ना आप देख रहे होंगे ये सब के सब जो है वाइट आ रहे हैं। तो इसको ऑप्शन इसके ऊपर हम डिफरेंट कलर भी इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर अप्लाई करने के लिए हमें इसके जो मैश रेंडर को ऑन करके ओपन करके इसके मटेरियल को मैनिपुलेट करना होगा। तो मैश रेंडर मैंने आपको बताया था कि मैश रेंडर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को गेम में रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं ये मटेरियल्स का एक एरे आ रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है और ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को शो नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि ये यूनिटी का अपना मटेरियल है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कलर देना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मटेरियल क्रिएट कैसे करते हैं, आप एसेट में जाएंगे, एसेट को सिलेक्ट करेंगे, इस विंडो में आके राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद आप आ जाएंगे इस छठे सेक्शन में। तो छठे सेक्शन में आपके पास ये मटेरियल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप उसको कोई सा भी सूटेबल नाम दे देंगे। तो ये मैं वॉल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम वॉल दे देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया वॉल और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास शेडर आता है। शेडर क्या होता है, शेडर एक ख़ास लैंग्वेज में लिखा गया एक प्रोग्राम होता है और वो ख़ास लैंग्वेज कहलाती है CG, कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्रामिंग। तो शेडर क्या होता है, एक CG प्रोग्राम होता है और इसकी मदद से आप जो गेम ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग को, उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड शेड लगा हुआ है। ये स्टैंडर्ड शेड भी हमें यूनिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो बेसिक रेंडरिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आपके पास
ये आपके पास ये डिफरेंट ग्राइंडिंग मोड है, इसको फ़िलहाल आप स्किप कर दें। और इसके बाद ये आपको एलबीडो के सामने ये एक कलर की प्रॉपर्टी आ रही होगी, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपके रेड इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और ये वॉल को पकड़ लेता हूँ। अब जब मैंने उस वॉल को पकड़ा है तो मैं इस वॉल के मटेरियल को इस रेंडर के मटेरियल लिस्ट में ऐड करा सकता हूँ। तो मैंने ड्रॉप करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रेड हो गया। अच्छा, ये तो एक तरीका है कि आप इसको मटेरियल को असाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये भी है कि आप इस फर्ज करें मैं इस दूसरी वॉल को भी असाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पकड़ूंगा इसको और यहाँ पे वॉल पे जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास जो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑटो अपडेट हो रही है। तो मैं जैसे इसको लेकर आ रहा हूँ तो ये ऑटो अपडेट कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट मटेरियल की जगह ये वॉल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो मैंने इन दोनों वॉल के ऊपर ये मटेरियल लगा दिया। अब मैं फ्लोर पे भी चाह रहा हूँ कुछ मटेरियल आ जाए, तो मैं दोबारा एसेट में जाके राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट में जाके मटेरियल में एक फ्लोर के नाम का एक मटेरियल क्रिएट कर दूँगा। तो इस फ्लोर को मैं यहाँ आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा, जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इसका कलर जो है वो डिफ़ॉल्ट ही है। तो मैं स्लाइटली से इसको ग्रे कर देता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको मटेरियल क्रिएट करना बताया और असाइन कराना बताया। दो तरीके असाइन करने के, एक डायरेक्टली भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा या मटेरियल की लिस्ट में जाकर भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो हमने मटेरियल बना दिए। प्रोजेक्ट को बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक नया यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लें और उसका नाम मटेरियल रख दें। और मैं इन दोनों वॉल एंड फ्लोर की मटेरियल को यहाँ पे मूव करा देता हूँ। तो ये तो मटेरियल लगाने के हद तक था। अब इसी मटेरियल के अंदर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट शेडर को अप्लाई कर सकते हैं और ये शेडर यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है। आपके पास यहाँ पे देखें एक टेक्सचर का एक ऑप्शन आ रहा होता है। आप इसकी मदद से आप यहाँ पर टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्सचर लेने के लिए हम चाहें तो गूगल पे कुछ टेक्सचर सर्च करा देते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोर टेक्सचर सर्च करा रहा हूँ सॉरी। और मैं इसमें से कोई भी एक टेक्सचर को डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको सेव इमेज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं फ्लोर टेक्सचर। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में इसको मैं शो फोल्डर करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और गेम में जाएंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको क्योंकि पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे एसेट्स में जाऊँगा और इस पर राइट क्लिक करके शो एंड एक्सप्लोर करूँगा और एसेट्स में जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट इसकी टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। फ़िलहाल हम इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ कर लेते हैं और इसमें ये इसका मैक्स साइज़ वगैरह भी आपको शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्लोर टेक्सचर को मैं इस फ्लोर पर अप्लाई कर दूँ। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से इसको फ्लोर पर पकड़ूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसने मटेरियल एक बना दिया। वो मटेरियल कहाँ बनाया है, वो यहाँ पे बनाया है मटेरियल्स के अंदर। तो ये फ्लोर का जो है वो मटेरियल इसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप टेक्सचर जो है उसको डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले आपको मटेरियल बनाना लाजमी है। तो मटेरियल एक तरह का आप ये कह रहे हैं कि एक होल्डर होता है जो कि आपके टेक्सचर को होल्ड करता है, टेक्सचर को आपके होल्ड करता है और आपके शेडर को होल्ड करता है। तो ये आपके मटेरियल और टेक्सचर को एक होल्डर का काम करता है। यानी आपकी ये तमाम जो टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, टेक्सचर हो गया और मटेरियल की शेडर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको होल्ड करके रखता है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने मटेरियल के अंदर एक फ्लोर टेक्सचर का मटेरियल क्रिएट कर दिया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो देखें पिंक हो चुका है। पिंक होने का मतलब अगर आपके पास कहीं पे भी इस तरह का मटेरियल आ रहा है, यानी किस तरह का कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल क्या हो गया, मिस हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके दोबारा उसको पुराना फ्लोर का मटेरियल असाइन कर सकता हूँ, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जो एक अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट करें इस मटेरियल फोल्डर का नाम मैं मटेरियल 1 कर देता हूँ और अब मैं इस फ्लोर टेक्सचर को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसने मटेरियल के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया और उसमें फ्लोर टेक्सचर के नाम से एक मटेरियल बना दिया। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप टेक्सचर को
ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो अपने जो बिल्कुल साइड बाय साइड एक मटेरियल का फोल्डर को तलाश करता है। अगर वो मटेरियल का फोल्डर उसको नहीं मिलता तो वो एक मटेरियल का फोल्डर क्रिएट कर देता है और उसके अंदर उसका उसी टेक्सचर के नाम का एक मटेरियल बना देता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस फ्लोर टेक्सचर को 2 कर दूँ और अगर मैं इसको अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं ये फ्लोर 2 के नाम से इसने एक मटेरियल को क्रिएट कर दिया और ये मेरी इस वॉल के ऊपर भी लग चुका है। तो फ़िलहाल मैं इस मटेरियल को डिलीट कर देता हूँ कि कंट्रोल सेट कर देता हूँ और इस मटेरियल को दोबारा मैं रीनेम कर देता हूँ। तो जो टेक्सचर है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले मटेरियल बनाना पड़ता है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी इस तरह क्रिएट कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर दूँ और इस फ्लोर के ऊपर जाके मैं इसके एल्बिडो में मेन मैप प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फ्लोर को सर्च करूँगा तो ये फ्लोर टेक्सचर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये फ्लोर का मटेरियल मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले फ्लोर का मटेरियल क्रिएट किया था उसके ऊपर मैं टेक्सचर की प्रॉपर्टी को भी सेट करा सकता हूँ और इसके अलावा मैं इसको कोई कलरिंग शेड भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। तो ये जो वॉल और फ्लोर हैं ये मटेरियल है और इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपना डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स को कलरिंग वगैरह असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास सीन एडिटर का इंट्रोडक्शन हो गया और हमने ये देख लिया कि इसमें आप ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल वगैरह भी असाइन कर सकते हैं। तो अब जो एक और जो चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ वो ये कि आप इस फर्ज करें हमारा एक गेम है और मैं इसका कैमरा थोड़ा सा बेहतर सेट कर देता हूँ कंट्रोल शो और इसको सेव करा देता हूँ। तो हमने एक डमी सा इन्वायरमेंट बनाया है। अब मैं यहाँ पे जाके आपको कुछ और भी शो करा देता हूँ और उसमें ये है कि कुछ लाइट्स वगैरह क्रिएट करा देते हैं। तो गेम में जाते हैं सॉरी हायरार्की में जाते हैं और यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आ गई। तो डायरेक्शन लाइट हमारे पास ऑलरेडी ऑन है और ये इस पूरे सीन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लाइट दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ ऑन कर देता हूँ। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है कि आप फ़र्ज़ करें इसको अपने कैमरे की पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं। जैसे कि हम मेन कैमरा को लाए थे, मतलब मेरा जो ये सीन का कैमरा है उसकी पोजीशन पे मैं इस ऑब्जेक्ट को लाना चाहता हूँ। तो इस तरह मैं इसको यहाँ पे आ जाऊँगा और कंट्रोल शिफ्ट F कर दूँगा। अब देख सकते हैं कि ये लाइट इस जगह पे आ गई। तो हम देख सकते हैं ये लाइट मेरी जो है यहाँ पे शो हो रही है और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन लाइट को ऑफ कर दूँ तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। इसी तरह मैं कुछ लाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑन करा देता हूँ। तो ये 4 पॉइंट लाइट मैंने यहाँ पे ऑन कर दिए और एक तरह का ये मेरा सीन का इन्वायरमेंट सीन मैंने क्रिएट किया और इसमें डायरेक्शन लाइट को मैं ऑन करा देता हूँ। तो ऑफ के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। तो इसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो ये मेन कैमरा है इसके जो बैकग्राउंड में आपको ये एक होराइजन सा नज़र आ रहा है। ये हमारा स्काई बॉक्स कहलाता है। इसको एडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैमरा जो सेलेक्ट किया उसमें स्काई बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस स्काई बॉक्स को रेंडर नहीं करा, इस स्काई बॉक्स को चेंज भी कर सकता हूँ और इसकी जगह पे चाहूँ तो मैं कोई कलर भी शो करा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम स्काई बॉक्स देख लेते हैं कहाँ से अप्लाई होता है। तो ये स्काई बॉक्स जो अप्लाई हो रहा होता है आपके पास विंडो में आप जाएंगे, इसमें रेंडरिंग में जाएंगे और लाइटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये एक टैब आ जाएगा, उसको मैं फिलहाल यहाँ पे डॉक कर देता हूँ और यहाँ पे इन्वायरमेंट में आप जाएंगे तो ये आपका स्काई बॉक्स का मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये भी यूनिटी आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो अपना भी कोई स्काई बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका स्काई बॉक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी करा सकता हूँ। ये डिफरेंट जो हमारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं सॉरी यूनिटी जो प्रोवाइड करता है उसके ज़रिए से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो कस्टम बनाए थे मटेरियल वो भी देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैं आपको ये वॉल और फ्लोर के मटेरियल में अप्लाई कर सकता हूँ।
तो फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट स्क्वायर बॉक्स पे ही रखता हूँ। तो बनाने का मकसद ये देखा, इस जगह से आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं, और ये इसके अलावा इसकी एक लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे आती है। अच्छा, तो अब मैं जो चाह रहा हूँ कि वो स्क्वायर बॉक्स यूज़ नहीं करना चाहता, तो स्क्वायर बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे सॉलिड कलर को यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं सॉलिड करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कोई सभी कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा येलो प्रोवाइड, या इसको मैं डार्क थोड़ा दे सकता हूँ, डार्क बेहतर रहेगा। तो ये एक हमारा एक डमी सा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। इसके इस रूम में अब हम चाहते हैं कि कुछ मॉडल्स वगैरह भी आ जाए। तो मॉडल आप चाहें तो, अगर आपको मॉडलिंग आती है तो मॉडलिंग टूल्स के ज़रिए से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यूनिटी आपको एक के पास एक ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है, उसको हम कहते हैं एसेट स्टोर। तो इस एसेट स्टोर पे जाके आप डिफरेंट चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जिस आईडी से आप यूनिटी अकाउंट आपने क्रिएट किया है, बिल्कुल उसी आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा एसेट स्टोर पे आ जाता हूँ। एसेट स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हैं डिफरेंट एसेट्स बाहर आ रहे हैं, और डिफरेंट एसेट्स कुछ पैसों के भी मिलते हैं और कुछ फ्री में भी मिलते हैं। तो यहाँ के सर्च बार पे जाके हम कुछ मॉडल डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक फर्नीचर में कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके अलावा आपके पास फ्री के साथ आप सर्च करा दें। तो एसेट स्टोर पे आप क्या कर सकते हैं, अपने एसेट भी सेल कर सकते हैं और दूसरे के एसेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर और फ्री एसेट सर्च करा है, तो आपके पास आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट फर्नीचर का ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर देंगे जो एसेट आपको चाहिए, और इसको ऐड टू माई एसेट कर देंगे। इसकी लाइसेंसिंग को पढ़ लें और अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर आप इसको अप्रूव करते हैं तो अप्रूव कर दें। अब इसमें आपको ऑप्शन आ रहा होगा तो आप इसको ओपन यूनिटी कर देंगे। यहाँ से आप अपने जो करंटली एक्टिव यूनिटी एडिटर है उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो ये मेरा यूनिटी अब लॉगिन हो चुका है और ये रिफ़्रेश कर रहा है। तो एसेट स्टोर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट एसेट को सर्च करा के फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पैसों के जो परचेज़ भी कर सकते हैं उसको, और चाहें तो अपने एसेट भी आप इस पर डाल सकते हैं और उसके ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैं एक दफ़ा दोबारा इसको ओपन यूनिटी कर देता हूँ ताकि ये सिलेक्ट करके, तो ये हमारे पास फर्नीचर का एसेट आ रहा है। इसके हम डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने लग जाएगा। इसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि इसका वर्जन कौन सा एसेट का, और इसके बारे में 20 फ्री गेम रेडी एसेट्स हैं, लाइक इन फोटल्स, टेबल एंड सोफास। इसका डिफरेंट इसकी इमेजेस हैं, और ये बता रहा है कि ये कौन से यूनिटी वर्जन पे सपोर्ट करता है। तो जब भी आपको ये एसेट परचेज़ करना चाहे तो उस पर सपोर्टेड वर्जन लाजमी देख लें। इसके अलावा पैकेज का साइज़ 305 MB है, काफ़ी हैवी है, और ये हमने अब बता रहा है कि मैंने 1 तारीख को उसको परचेज़ किया, हालांकि ये फ्री एसेट है और उसका करंट रिलीज वर्जन 1 है। तो अगर आप जब भी एसेट्स से कोई भी पैकेज लेना चाहें तो उसकी डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज़ वगैरह पढ़ लें कि वो कौन से वर्जन पे सपोर्ट करता है यूनिटी के, और ये कि वो कौन सी रेंडरिंग पाइपलाइन के लिए भी है, क्योंकि यूनिटी के अंदर डिफरेंट रेंडरिंग पाइपलाइन है। और उससे पहले इसकी आप इसकी रेटिंग वगैरह भी देख लें कि इसकी रेटिंग क्या है, और उसके चाहें तो यहाँ जाके इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या रिव्यूज़ रहे हैं और कोई परेशानी तो नहीं है, या इसकी सपोर्ट ड्रॉप तो नहीं कर दी गई है। उसके रिलीज वर्जन के बारे में और उसके पैकेज कंटेंट के बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी आप डिफरेंट पैकेजेस वगैरह को सर्च करा सकते हैं। जैसे 3D है तो आपके पास डिफरेंट 3D
के आपके पास पैकेजेस आ रहे होंगे, और यहीं पर आप इसके फ्री एसेट्स पे चेक मार्क लगा के आप सिर्फ 3D की कैटेगरी के फ्री एसेट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि आप कौन से यूनिटी वर्जन के लिए चाहते हैं, और पब्लिशर के नाम के थ्रू भी सर्च करा सकते हैं, और रेटिंग के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या डिफरेंट फ्री 3D एसेट्स वाला आपको बता रहे हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि आप इन डिफरेंट 3D एसेट्स को अपने पास डाउनलोड करें और उसको चेक करें कि वो कैसे काम करते हैं, और अपने आप को जो यूनिटी जो है उसके साथ मज़ीद फैमिलियर करें, और उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें और डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि आप इसके ऊपर बेहतर अंदाज में काम कर सकें। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे फ्री एसेट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं आपके पास। और आपको ये स्पेसिफिक, जैसे कि भाई हमने सर्च कराया था फर्नीचर, उसी तरीके से आप डिफरेंट जो है वो एसेट्स को सर्च करा सकते हैं, और चाहे तो अपना एसेट भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये हमारा एसेट जो है डाउनलोड हो रहा है, और ये जो पैकेज मैनेजर है, जब भी आप यहाँ से आप कोई भी एसेट सेलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो वो पैकेज मैनेजर के थ्रू यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो पैकेज मैनेजर क्या करता है कि आपके जितने भी एसेट्स जो हैं जो आपने परचेज़ कर लिए हैं उनको शो कराता है, और उसके अलावा जो यूनिटी की रजिस्ट्री में जो पैकेजेस होते हैं उनको भी शो कराता है। तो ये पैकेज मैनेजर विंडो अगर आप खोलना चाहें तो आप विंडोज़ में जाके पैकेज मैनेजर को ऑन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है। ये तमाम पैकेजेस हैं जो मेरे पास अपने अकाउंट में सेव है। यानी कि आप किसी भी पैकेज पे जाते हैं उसको अपने अकाउंट के अंदर ऐड करा लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट करें, ये एक मॉड्यूलर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है, इस पर क्लिक करता हूँ जैसे कि, और इसमें यहाँ पर मेरे पास ये ऐड टू माई एसेट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी फर्नीचर को यहाँ पे ऐड करा है तो वो मेरे पास इस लिस्ट में आ गया। तो आप देख सकते हैं ये मेरे तमाम पैकेजेस हैं जो मेरे अकाउंट का हिस्सा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इन प्रोजेक्ट्स करके इस प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेजेस हैं उनको भी देख सकता हूँ, और अगर यूनिटी रजिस्ट्री में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस को भी सर्च करा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेरीफाइड और रिलीज पैकेजेस आपको शो हो रहे होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बिल्ट इन पैकेजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो माई एसेट के अंदर मेरे वो तमाम पैकेजेस आएंगे जो मैंने परचेज़ किया हुआ है या जिनको मैंने फ्री डाउनलोड कर लिया अपने पास। और ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो फ्री फर्नीचर पैक डाउनलोड हो चुका है। तो इसको अब हम डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। अब इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये पैकेजेस के तमाम कंटेंट आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये फर्नीचर के नाम से मेन फोल्डर है जो यहाँ पे एसेट में क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज, उसमें मटेरियल हैं, मैशेस हैं, टेक्सचर हैं और प्रीफैब वगैरह शो कर रहे हैं। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस विंडो को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये फर्नीचर का एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और ये ऑल मॉडल्स यहाँ पे मेरे पास का एक सीन बन गया। ये एक सैम्पल सीन इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया। अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे यहाँ पे सीन में लोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट सीन के अंदर डिफरेंट सैम्पल रखे हुए हैं। अब मैं दोबारा अपने इस सीन को लोड कराना चाह रहा हूँ, तो दोबारा मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो साइड बाय साइड में इस फर्नीचर के सीन को भी लोड करा सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों सीन यहाँ पे मेरे लोड हो रहे हैं, और मैं रन करके दोनों को कंबाइनली चेक भी कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे जब आप इसकी बिल्ड बनाएंगे तो इनमें से एक ही सीन इसमें आ रहा होगा जो कि टॉप पर होगा, और जो इस बिल्ड सेटिंग का पार्ट होगा जिसको हम आगे अब देखते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऑल मॉडल सीन को अनलोड करा देता हूँ। अनलोड से इसका कंटेंट अनलोड हो जाएगा। अच्छा, तो फर्नीचर में मैं जाऊँगा, प्रीफैब्स में जाऊँगा। अब ये प्रीफैब्स क्या होता है? प्रीफैब्स हमारे पास कुछ प्री कन्फिगर्ड मॉडल्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट करें मेरे पास एक ट्यूब बना हुआ है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने एक वॉल का नाम दे देता हूँ, इसको मिल जाता हूँ वॉल। अब क्या है कि मैं इसकी कॉपीज़ निकाल सकता हूँ और उसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं इस वॉल के ऊपर
इसका बॉक्स कोलाइडर बंद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तमाम वॉल्स के बॉक्स कोलाइडर बंद हो जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तमाम वॉल को सिलेक्ट करके, इन सबको सिलेक्ट करके इसके ऊपर से इसके ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा। या अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका मटेरियल चेंज कर दूँ, वॉल की जगह कोई और मटेरियल आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इन तमाम के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाके बारी बारी इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसका एक आसान सा हल ये कि हम इसका प्रीफैब भी बना सकते हैं। तो प्रीफैब कैसे बनाते हैं, आपने अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और इसको ड्रैग करके आप एसेट्स के अंदर ले आए। अब देखें, जैसे ही मैं इसको एसेट के अंदर लेकर आया हूँ ना, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ये ब्लू टेक्स्ट में आ चुका है और उसका आइकन भी चेंज हो गया है। ये आइकन रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ये प्रीफैब है। और प्रीफैब जो है वो रीयूजेबल कंपोनेंट के लिए एक बेहतर सोल्यूशन है, यानी कि अब मैं इस वॉल को मल्टीपल जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो क्यूब है ये प्रीफैब से यूज़ नहीं हो रहा, तो ये प्रीफैब है। मैं दोबारा इसको एक और इसकी कॉपी ले आता हूँ यहाँ पे और यहाँ जाके उसको मैं रोटेट करके रख देता हूँ। तो अगर मैं इस वॉल के ऊपर फर्स्ट करें मैं इसके मैच रेंडर को ऑफ करा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग में चेंज किया है और ये तमाम की तमाम वॉल के ऊपर इसकी सेटिंग को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बताने का मकसद ये कि अगर कोई भी कंपोनेंट्स आप रीयूजेबिलिटी के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसके लिए प्रीफैब को यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फर्नीचर का जो पैकेज है इसने हमें प्रीफैब प्रोवाइड किया और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रीफैब बने हुए आ रहे हैं। तो इसमें से मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली भी इसको सीन में लेकर आ सकता हूँ या तो, और यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये धीरे धीरे पोजीशन पे आ जाएगा और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको सही जगह पे लेकर आ सकूँ। तो इसको ऐसे मैं फर्स्ट कहीं चेयर को ले आता हूँ। ये तो हमने एक डमी सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब फर्स्ट करें हमने इस गेम को रिलीज़ करना है। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं, एक सीन है, बेसिक सा सीन है और हमने इसको बिल्ड बनानी है ताकि हम इसको किसी भी अपने किसी दोस्त को दे सकें या किसी क्लाइंट को दे सकें। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, जब बिल्ड सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये सीन्स इन बिल्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये इस वक्त एम्प्टी है। तो जिन सीन को हम बिल्ड में भेजना चाहते हैं उनको हमें यहाँ पे ऐड कराना होगा। तो उनको ऐड कराने का तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ऐड ओपन सीन कर सकते हैं। तो ये जो इस वक्त सीन ओपन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे इस वक्त हायरार्की में ओपन है वो सारे के सारे ऐड हो गए। तो उसने फर्नीचर को भी ऐड कर दिया। तो मैं चाहूँ तो इसको रिमूव भी करा सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि आप सीन में जाएंगे, यहाँ पे अपने मेन सीन को यहाँ पे मूव करा देंगे। तो इस तरीके से भी आप ऐड करा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ रहे हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पर इसको बिल्ड बनाना चाहते हैं। तो हम फ़िलहाल विंडोज़ मैक पे बनाना चाहते हैं तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और ये तमाम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पे बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमने बिल्ड बनाने के लिए यहाँ पे एसेट के बाहर एक फ़ोल्डर बना देते हैं ताकि हमारी बिल्ड एक जगह पे मैनेज हो जाए। और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट बिल्ड। नॉर्मली मैं डेट्स को ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ और उसके साथ उसकी नंबर लिख देता हूँ और ये डमी सीन के नाम से है। इस पर सेलेक्ट कर देंगे और ये बिल्ड ऑपरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी बिल्ड बन चुकी है और जैसी बिल्ड बनी है तो आप देख सकते हैं कि इस बिल्ड फोल्डर के को इसने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्जी यूनिटी सेकंड टूट के नाम से आ रही है इसको हम ओपन कर देंगे। तो ये मेड विद इन डी का एक स्प्लैश स्क्रीन आती है क्योंकि ये यूनिटी पर्सनल एडिशन है तो ये स्प्लैश स्क्रीन इसके साथ लाजमी आएगी। तो अगर आपने परचेज़ कर लिया यूनिटी प्रोफेशनल पे तो ये इस स्प्लैश स्क्रीन को हटाने का ऑप्शन आपके पास होता है, अदरवाइज़ ये इस स्प्लैश स्क्रीन के साथ ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम है ये बन चुका है और हमारा ये सीन आपके सामने आ रहा है और इसके ऊपर ये यूनिटी का आइकन भी आ रहा है। तो इसमें भी फ़िलहाल कोई भी कैमरा मूवमेंट इनपुट नहीं है, ये एक स्टैटिक कैमरा है जो कि हमारे इस सीन को रेंडर कर रहा है। तो जो हमने ऑब्जेक्ट रखे थे और जो वॉल्स बनाई थी वो हमारे पास इसके अंदर आ चुकी है। तो अगर मैं
ऑल्ट एंटर करूँगा तो ये इसकी क्रॉस एंड माइनस के ऑप्शन मिनिमाइज के ऑप्शन शो कर देगा। तो ये हमारी एक डमी बिल्ड थी जो हमने क्रिएट की है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस बिल्ड के साथ इसकी एसोसिएटेड फाइल्स हैं, क्रैश हैंडलर की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम दोबारा क्लिक खोलेंगे तो ये दोबारा भी हमारे पास चल जाएगा और ये हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाएगा। अभी इसमें कोई भी चीज़ इंटरेक्टिव नहीं है। यूनिटी स्क्रिप्टिंग करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैमरा है कि हम कैमरे को मूव कराएं और किसी भी एंगल से जाके इस इन्वायरमेंट को देख सकें कि मैं कैमरा घुमाता हुआ इसके करीब चला जाऊँ या दूर चला जाऊँ। तो उसके लिए हमें कैमरे को कीबोर्ड की इनपुट पे मैप कराना पड़ेगा और उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। तो फिलहाल हमने स्क्रिप्टिंग नहीं की तो इसलिए हमारा कैमरा बिल्कुल स्टैटिक है और ये सिर्फ एक ही एंगल से हमारे इस व्यू को शो करा रहा है और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंटरेक्टिव नहीं है। जैसे फर्स्ट करें अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए या इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये तमाम काम स्क्रिप्टिंग के थ्रू होते हैं जो कि C# में की जाती है, जिसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये बिल्ड विंडो भी बंद कर देता हूँ और एक दफ़ा दोबारा मैं सीन हायरार्की पे आ जाता हूँ। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। फिलहाल मैं एसेट पे दोबारा आता हूँ और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉल का ये प्रीफैब बना हुआ है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है ये कि हम प्रीफैब को उसके फोल्डर में मूव कर देते हैं ताकि हमारी हायरार्की बिल्कुल क्लीन हो जाए। और इसके अलावा इस फ्लोर टेक्सचर को भी हम मटेरियल के अंदर मूव कर देते हैं, बल्कि इसको हम एक अलग टेक्सचर के फोल्डर में मूव कर देते हैं और मटेरियल को यहाँ इसका चाइल्ड बनाते उसके अंदर ले जाते हैं और फ्लोर को दोबारा टेक्सचर में ले जाते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेम रहे। तो ये स्ट्रक्चर बेहतर रहता है टेक्सचर के हिसाब से। टेक्सचर का फोल्डर बना के उसमें मटेरियल तमाम आप टेक्सचर रख दें और मटेरियल उसकी बिल्कुल इसके साइड बाय साइड यहाँ पर आ जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये स्क्रिप्ट्स में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सीन हमने बनाना सीख लिया और एक प्रीफैब बनाना सीख लिया। प्रीफैब वही है कि जो शेयरेबल आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं ताकि आप एक में चेंज करें तो बाकी तमाम चीज़ों में भी उसका चेंज आ जाए। मॉडल हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं है और ये फर्नीचर जो है थर्ड पार्टी एसेट्स है। एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो भी एसेट बाहर से लेकर आएँ उसको एक अलग फ़ोल्डर में ले जाएँ। अगर तो उसके कंटेंट पे असर नहीं पड़ता तो समटाइम मूव करने से मसले भी आ सकते हैं। तो इस बात का ख्याल है तो मैं थर्ड पार्टी के अंदर इस फर्नीचर को मूव कर दूँगा। अभी क्या हुआ, हमारी हायरार्की काफ़ी हद तक क्लीन हो गई। हायरार्की क्लीन रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको प्रोजेक्ट मैनेज करने में आसानी होती है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब हम दोबारा आ जाते हैं सीन के ऊपर। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जिस तरह हमने ये हायरार्की अपनी क्लीन की है इसी तरह हम अपनी सीन की हायरार्की को भी क्लीन कर सकते हैं। तो सीन की हायरार्की क्लीन करने के लिए आपके पास आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पेरेंट चाइल्ड की रोटेशन में भी ऐड करा सकते हैं। तो उसके लिए आप गेम व्यू में जाएंगे और यहाँ जाके आपके पास क्रिएट एम्प्टी का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, क्रिएट एम्प्टी ऑप्शन, उसके लिए आप मैं इसको लाइट्स का नाम दे देता हूँ और इसके लिए अपनी तमाम लाइट्स को मैं इसका सिलेक्ट करने के बाद इस लाइट का चाइल्ड बना दूंगा। इस तरीके से मेरी लाइट्स देखें आप मेंटेन हो जाएंगी। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि ये 0 पोजीशन रोटेशन और स्केल में पर हो जब आप इस तरह की स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे होंगे। इसी तरह मैं एक और अपना गेम ऑब्जेक्ट में जाकर क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करूँगा और इसको मैं मॉडल्स का नाम दे दूँगा। तो अब अपने तमाम मॉडल्स को इसका चाइल्ड बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये सीन हायरार्की काफ़ी हद तक क्लीन भी हो चुकी है। लेकिन इस पेरेंट चाइल्ड के और भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं जो हम आने वाली वीडियो में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल आपने यही करना है कि मॉडल्स जो अपनी हायरार्की को इस तरीके से क्लीन रखना है और जब भी आप कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाए तो उसको आपने 0 पोजीशन रोटेशन और स्केल पे ऐसे रखना है ताकि आपकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ख़राब ना हो। इसकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को हम मज़ीद अगली वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको जो पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसको हमने इस हिसाब से यूज़ किया है कि हम अपनी इस सीन को हायरार्की को क्लियर कर सकें। तो आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाएं, बिल्ड बनाएं इन हायरार्की, सीन, गेम व्यू, प्रोजेक्ट विंडो इंस्पेक्टर से अपने आप को फैमिलियराइज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद जो डिटेल्स हैं
उनको एक्सप्लोर करेंगे। और मैंने आपको एक और चीज़ जो बताई है वो एसेट स्टोर है, जो पैकेज मैनेजर के थ्रू एक्सेस हो जाती है। तो आप एसेट स्टोर डॉट यूनिटी पे जाके अपने डिफरेंट फ्री एसेट को सर्च करा के इसमें इंपोर्ट कराएं और डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि आप अपने यहाँ पे इसकी जो सीन की 3D नेविगेशन है जो WSD पे मूव होती है और माउस राइट क्लिक करने के ऊपर ये रोटेट करती है, उसको आप यूज़ कर सकें। इससे अपने आपको फेमिलाइज कराएं ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे और स्पेशली जो लोकल ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हैं, पिवट्स हैं और कुछ ये सीन ओवरलेज हैं, इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।